हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के अंदर। उसका चैप्टर नंबर 3 है आपका टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे क्योंकि देव फार्मेसी पर आपकी महा मैराथन क्लास प्रोवाइड की जा रही हैं। कुछ क्लासेस आपकी स्टार्टिंग की यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाएंगी जिससे स्टूडेंट फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएंगे अगर उनको हेल्प मिलता है। तो दोस्तों, वो लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करके और वहाँ से PDF ले सकते हैं और लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों को सब्सक्राइब करना, अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना, जिससे आपके जो स्टूडेंट हैं, मतलब जो दोस्त हैं, उनको भी हेल्प मिल पाएगी और वो लोग अपने हिंदी इंग्लिश मिक्स के नोट्स को तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जब बहुत सी सेल्स को मिला दिया जाता है तो टिश्यू का निर्माण हो जाता है। यानी आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, यानी सेल के बारे में पढ़ा है, सेल क्या होता है। तो अगर आप बहुत सी सेल को मिला देते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ऐसे कह सकते हैं आप, यानी टिश्यू क्या होता है, यानी बहुत से सेल्स का समूह होता है जिसको टिश्यू कहा जाता है। और उसके बाद टिश्यू की स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। यानी टिश्यू की स्टडी जब की जाती है तो दोस्तों हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो इतना आप थोड़ा सा टिश्यू के बारे में जान लें कि टिश्यू होता क्या है। वैसे आपके लिए हमने ये डेफिनेशन बता दी है कि टिश्यू होता क्या है। उसके बाद आपके सिलेबस में 4 टिश्यू पढ़ने हैं आपको: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो दोस्तों, इन टिश्यू के बारे में बात करनी है तो हम इनको प्रॉपर पढ़ाएंगे और इनके जो भी फंक्शन होंगे और जितने भी इनके सब टाइप होंगे इनके बारे में बात करेंगे और पूरा आपको टिश्यू के बारे में हम समझाएं। तो टिश्यू के क्लासिफिकेशन का एक हमने छोटा सा चार्ट बनाया है जिसको हम आपको समझा देंगे, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, इसमें आपका एक चार्ट बना हुआ है। इसमें आपके 4 टिश्यू लिखे हुए हैं। एक लिखा है एपिथेलियल टिश्यू, एक लिखा है कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद एक लिखा है मस्कुलर टिश्यू और उसके बाद नर्वस टिश्यू। ये आपके 4 टिश्यू हो गए। और उसके बाद आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू में आपको क्या पढ़ना है, स्क्वैमस आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। यानी ये इसके सब टाइप्स हो गए, यानी इसके टाइप्स हो गए आपके एपिथेलियल टिश्यू के। और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ना है आपको, कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है, बोन के बारे में पढ़ना है और ब्लड के बारे में पढ़ना है। ये आपको कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ना है। उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू में आप स्केलेटल पढ़ेंगे, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं आपके। और उसके बाद स्मूथ जो मसल टिश्यू होते हैं और उसके बाद जो आपके कार्डियक मसल टिश्यू होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे मसल टिश्यू के अंदर। और नर्वस टिश्यू में आप न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और जो सपोर्टिंग सेल्स होंगी उनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इतना आप चार्ट एक बार देख लेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि आपको टिश्यू के बारे में क्या क्या पढ़ना है। यानी जो आपके सिलेबस के अंदर 4 टिश्यू दिए गए हैं तो उनके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं आपका जो टिश्यू है, यानी जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद बात करेंगे आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो मस्कुलर टिश्यू है, जो नर्वस टिश्यू है, उसके बारे में बात करेंगे। जो टिश्यू बॉडी को एक्सटर्नल एंड इंटरनल रूप से कवर किए हुए हैं, यानी जो भी टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के जो बाहरी रूप से, यानी जो बाहर प्रेजेंट होते हैं, जो इंटरनल प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से कवर किए होते हैं, उनको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और उसके बाद जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये कैविटीज़ को भी लाइन किए होते हैं, जैसे ओरल कैविटी, यानी जो हमारा मुंह होता है वहाँ पर भी अंदर की तरफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में प्रेजेंट हॉलो ऑर्गन्स, जो नोज़ होती है, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एयर हो गया, ये हॉलो ऑर्गन हो गया। तो दोस्तों, इसकी बाहरी लेयर और इसकी जो भीतर वाली लेयर होती है वहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू लाइंड किए होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं,
जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर भी जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं और इसमें सेल वेरी क्लोजली पैक्ड होती हैं। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। देखिए, हमारी बॉडी को जो एक्सटर्नल रूप से कवर किए हुए हैं और हमारी बॉडी को जो इंटरनल रूप से कवर किए हैं उसको एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। और जो हमारी कैविटीज़ होती हैं उनको ये लाइंड किए होता है। जो हमारा स्टोमच होता है उसके अंदर इसकी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। और उसके बाद जो होलो ऑर्गन्स हो गए, इस प्रकार से जो होलो ऑर्गन जैसे एयर हो गया, नोज हो गया, यहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ये इसको कवर किए हुए होते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और जो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये वेरी क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, यानी इसमें जो सेल्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं बहुत ही क्लोज प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जो आपका टिश्यू होता है वह सेल से मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर सेल प्रेजेंट होंगी। और उसके बाद जो सेल इसमें प्रेजेंट होती हैं वे बहुत ही पास प्रेजेंट होती हैं सेल, और यह एक कंटिन्यूअस सीड की तरह दिखाई देता है। अभी नीचे की तरफ एक बना हुआ है, देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो इस तरीके का आपका एपिथेलियल टिश्यू दिखाई देता है एक कंटिन्यूअस सीड की तरह। जो सीट होती है कंटिन्यूअस सीड, उसकी तरह ये दिखाई देता है। और यह सिंगल लेयर में भी होती है और मल्टीपल लेयर में भी होती है। जो आपकी सीट होती है जैसे कंटिन्यूअस सीट हो गई, ये आपकी एक सिंगल लेयर में भी हो सकती है और मल्टीपल लेयर यानी इसमें डबल लेयर भी हो सकती है। तो हमने डबल लेयर की इसका स्ट्रक्चर बनाया है, तो इस प्रकार से आपके एपिथेलियल टिश्यू दिखाई देते हैं। फिर एपिथेलियल टिश्यू में हमने नेक्स्ट पॉइंट को क्या लिखा है, इनके बीच इंट्रासेलुलर जो सब्सटेंस होता है बहुत कम होता है। दोस्तों जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं दोस्तों, इनके बीच जो इंटरसेलुलर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वह बहुत कम प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों अभी हमने आपको प्रीवियस में बताया, क्योंकि इसमें जो सेल्स होती हैं वह बहुत क्लोज प्रेजेंट होती हैं। जब सेल्स जो होंगी वह बहुत क्लोज प्रेजेंट होंगी, तो उनके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो भरा होता है वह बहुत कम होगा, क्योंकि उसमें जगह नहीं होगी, तो इसलिए बहुत कम प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और इसमें जो सेल्स होती हैं वह एक मेम्ब्रेन पर रखे होते हैं, यानी जो आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, तो एपिथेलियल टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर यानी रखा हुआ होता है। इसके नीचे की जो लेयर होती है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसमें एक स्ट्रक्चर भी हमने बनाया, दोबारा से देख लीजिए। आपका ऊपर की तरफ यानी जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, फिर उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रखा हुआ है, और बेसमेंट में जो मेम्ब्रेन होती है उसी के नीचे बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आपका क्या प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू, फिर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद तुरंत नीचे की तरफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। जब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो आपको हम अच्छे से वहाँ पर समझाएंगे। और एपिथेलियल टिश्यू में नीचे की तरफ पॉइंट क्या लिखा है, एपिथेलियल टिश्यू में नर्व की सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। दोस्तों जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, और जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वह न्यूट्रिशन किस प्रकार से प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्लड में यानी ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिशन जो होते हैं वह जाते हैं, और इसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती नहीं है। तो दोस्तों इसके जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू में जो है ब्लड की सप्लाई होती है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वह इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी जो भी इसको एनर्जी चाहिए या कुछ भी चाहिए है तो दोस्तों वह इसको प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से एपिथेलियल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक पूछा गया है, और आपको जितना आपको हम बता रहे हैं इतना आपके लिए काफ़ी कंटेंट है, इसको आप समझ सकते हैं। और जो आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, जो आपके अदर टिश्यू हो गए, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, इनको हमने अच्छे से लिखा है और आपके लिए हमने प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया है। फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो इसके बारे में फंक्शन क्या पढ़ेंगे, यानी क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, उनको हम बताएंगे। तो पहला इसका लिखा है प्रोटेक्शन,
ये हमारी बॉडी के जो इंटायर बॉडी सरफेस होती हैं उसको कवर करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। यानी जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है ये बाहर से भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और भीतर से भी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। तो इसका एक वर्क हो गया प्रोटेक्शन का। और दूसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, यानी ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब भी करते हैं। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, जो स्किन पर वाटर प्रेजेंट होता है, उसको एब्जॉर्ब करने का वर्क भी ये आपके करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सिक्रेशन और सेंसेशन, यानी सिक्रेशन का भी वर्क इनका होता है। ये एंजाइम, म्यूकस, सलाइवा और जो हार्मोन्स और जो स्वेट यानी जो पसीना होता है उसका सिक्रेशन एपिथेलियल टिश्यू से होता है। और सेंसेशन, यानी एपिथेलियल टिश्यू में सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, यानी इसके अंदर सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये सेंसेशन का भी वर्क करती हैं। सेंसेशन क्या होता है, यानी इसके अंदर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे किसी प्रकार से, यानी आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो वह मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर सेंसरी सेल प्रेजेंट होती हैं जो सेंसेशन को करवाती हैं। तो इस प्रकार से ये आपके एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन है कि इनके क्या क्या वर्क होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, टिश्यू क्या होता है, उसके बाद देखा यानी जो आपके टिश्यू हैं कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या सब टाइप होते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू का क्या इंट्रो है और किस प्रकार से एपिथेलियल टिश्यू होता है, फिर उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसको आपने देखा। क्योंकि दोस्तों आपके टॉपिक थोड़े से बड़े हैं तो इसलिए आपको प्रॉपर अच्छे से समझ कर पढ़ना है। फिर बात करेंगे आपका एपिथेलियल टिश्यू के टाइप के बारे में। तो एपिथेलियल जो टिश्यू हैं वह आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मीन्स हो गया, यानी इसमें केवल एक ही सिंगल लेयर होगी, यानी जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वह केवल सिंगल लेयर में प्रेजेंट हो, यानी जो सेल हैं इसके अंदर वह सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगी। और उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, यानी इसमें जो सेल्स होंगी वह मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट होंगी। मल्टीपल लेयर का मीन्स यानी एक के ऊपर एक प्रेजेंट होगी, फिर उसके ऊपर सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो ये आपका हो गया मल्टीपल फॉर्म में। फिर उसके बाद जो आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये आपके 3 टाइप के होते हैं, और जो आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं यह भी आपके 3 टाइप के होते हैं। तो पहले आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानना है, फिर उसके बाद सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप, यानी एपिथेलियल के सब टाइप के बारे में आपको पढ़ना है। यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या टाइप होते हैं उनको भी आप पढ़ेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के क्या टाइप होते हैं उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपका टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, तो दोस्तों आपको बार बार बताएंगे। जब हम बार बार बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में बार बार वही बात जाएगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। यानी जब सेल्स सिंगल लेयर में होती हैं तब हम उसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, इसमें जो सेल प्रेजेंट होंगी वह एक लाइन से सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगी। तो इसके टाइप आपको पढ़ना है। पहला टाइप है आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो पहला टाइप है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो इसमें क्या लिखा है, जब सेल सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती हैं तब उसे क्या कहा जाता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स बहुत ही पतली यानी थिन यानी पतली होती हैं, चपटी होती हैं यानी फ्लैट टाइप में होती हैं, चपटी टाइप में होती हैं। इसका नीचे की तरफ हमने फिगर भी बनाया है। तो इस प्रकार से आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक लाइन में प्रेजेंट होंगे जिसमें सभी सेल प्रेजेंट होंगी, और एक बेसमेंट पर यानी जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उस पर ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे तुरंत कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसका आपका फंक्शन भी लिखना है, यानी थोड़ा बहुत आप फंक्शन बता सकते हैं अगर आप एग्जाम में लिखना चाहें। तो इनके फंक्शन क्या है, गैस एक्सचेंज, यानी जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस जाती हैं उसके एक्सचेंज में ये वर्क करते हैं। न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में, यानी जो न्यूट्रिशन का यानी जो भी ट्रांसपोर्ट का वर्क है उसको करने में आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का वर्क होता है। फिर उसके बाद जो आपके
सिंपल वाला जो पहला टाइप है उसका सेकंड वाला पार्ट है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्योंकि इसमें जो आपका सिंपल आपका एपिथेलियम टिश्यू है इसमें ओनली एक ही लेयर प्रेजेंट होगी, तभी इसको सिंपल कहा गया है। तो आपका सेकंड टाइप है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स, जो आपकी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की सेल्स होती हैं वह क्यूब शेप में प्रेजेंट होती हैं। यानी जो क्यूब होता है उसके शेप में इसकी सेल प्रेजेंट होगी और इसमें सभी सेल एक दूसरे के समान होती हैं। यानी जैसे पहली सेल होगी उसी प्रकार से दूसरी भी सेल होगी। एक सेल दूसरी सेल के समान होती है और इसका हमने नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाया है क्योंकि ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने अच्छे से बना दिया है जिससे आप समझ पाएंगे। और इसके फंक्शन क्या लिखे हमने, देखिए सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का इसका फंक्शन होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू का। और थर्ड वाला पार्ट क्या है, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं, थर्ड वाला टाइप। देखिए इसमें जो सेल होती हैं वह कॉलम के रूप में प्रेजेंट होती हैं। देखिए नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बना हुआ है कॉलम की तरह, तो इसमें जो सेल होती हैं वह कॉलम की तरह प्रेजेंट होती हैं। इन्हें सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। और इनका वर्क क्या होता है, सिक्रेशन का इनका वर्क होता है, एब्जॉर्प्शन का इनका वर्क होता है, ये इनके फंक्शन होते हैं। और इसमें हमने स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए कॉलम की तरह, यानी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई है, उसके ऊपर जो कॉलम की तरह इसमें प्रेजेंट है, तो इसको कहा गया सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। और उसके बाद दोस्तों फिर आपका पहला वाला जो पार्ट था एपिथेलियम टिश्यू का, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसके 3 टाइप को हमने डिफाइन किया। फिर उसके बाद बात करेंगे जो आपका यानी सेकंड वाला टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, जब सेल मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इतना आपके लिए कंटेंट काफ़ी है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, और बहुत ही आपका इजी मेथड है समझने का, बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में डिफ़ाइन कर पाएंगे और आपकी नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी। और हम आपको बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। अगर आपको PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की यानी PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी और आपका जो भी हेल्प हो पाएगा उस व्हाट्सएप में किया जाएगा। तो दोस्तों आपको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का पहला टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और सिंपल वाले का पहला टाइप क्या था, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और स्ट्रेटिफाइड का आपका ये वाला टाइप है। तो इसमें जो बेसमेंट की तरफ सेल होती हैं वह कॉलम होती हैं। यानी इसमें आपको यानी ध्यान से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो बेसमेंट की तरफ जो सेल होंगी, यानी नीचे की तरफ जो लेयर बनाई गई है, इसकी तरफ जो सेल प्रेजेंट होगी, यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होती हैं वह कॉलम की तरह प्रेजेंट होती हैं। और सेंटर में कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, वह आपकी क्यूब टाइप की प्रेजेंट होंगी सेंटर में। और जो टॉप लेयर होगी वह फ्लैट होगी, यानी जिसमें फ्लैट सेल प्रेजेंट होंगी, यानी पतली पतली सेलें प्रेजेंट होंगी, वह आपका होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको क्या बताना है, अगर कोई पूछता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, तो यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू वह होता है जिसमें सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वह फ्लैट सेल की प्रेजेंट होती है, तो उसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और आपके नॉलेज के लिए हमने इतने अच्छे स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद बात करते हैं सेकेंड टाइप स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो आपके स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं, इसमें जो मल्टीपल लेयर होती है वह क्यूब शेप की होती है। यानी इसमें जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगी या टॉप पर प्रेजेंट होंगी, टॉप से मतलब रहता है यानी सबसे ऊपरी लेयर से मतलब रहता है, बीच में किसी प्रकार की सेल प्रेजेंट हो, लेकिन जो इसमें सबसे टॉप पर जो सेल प्रेजेंट होंगी वह आपकी क्यूब शेप में प्रेजेंट होंगी। और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वह मल्टीपल लेयर में होगी, यानी एक लेयर नहीं होगी, उनकी 2-3 लेयरें होंगी। उसके बाद जो टॉप पर प्रेजेंट होगी वह क्यूब टाइप में प्रेजेंट होती है, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और फिर बात करते हैं थर्ड वाला टाइप है स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू।
इसमें जो बेसमेंट के पास सेल प्रेजेंट होती हैं वह क्यूब लाइक प्रेजेंट होती हैं, बट जो टॉप लेयर होती है वह कॉलम टाइप की होती है। यानी इसमें नीचे की तरफ तो क्यूब होती हैं या आप अदर सेल्स भी इसमें रख सकते हैं, लेकिन जो टॉप में प्रेजेंट होगी वह इसमें जो कॉलम टाइप की प्रेजेंट होगी। यानी क्योंकि ये आपका कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू है ना, स्ट्रेटिफाइड, तो स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीपल लेयर होगी, और कॉल्यूमनर मीन्स यानी कॉल्यूमनर मीन्स हो गया सबसे ऊपर वाली लेयर जो होगी वह कॉलम टाइप की होगी। तो दोस्तों ये आपका एपिथेलियल टिश्यू का जितना भी कंटेंट था उतना हमने आपको प्रोवाइड किया। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपके अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर दोस्तों बात करने वाले हैं आपका एक न्यू टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। इस टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक आपने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू में आपके अंदर क्या क्या पढ़ना होता था, और उसके बाद दोस्तों अब आप देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू को डिफाइन करना है, तो इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों देव फार्मेसी पर महा मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड की जाएंगी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की, और सिलेबस आपका बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। आपकी दोस्तों मतलब 9 बजे क्लास चलती है रिवीजन क्लास, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं। क्योंकि आप लोग डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फ्रेशर स्टूडेंट है, आप लोगों को अभी नहीं पता है किस तरीके से आपका एग्ज़ाम आता है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम अटेंड करना है। तो इन सब बातों के बारे में हम 9 बजे शाम को बात करते हैं लाइव क्लास में, जिससे आपको दोस्तों लास्ट तक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आपने देव फार्मेसी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देव फार्मेसी ऐप की लिंक दी गई है। अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आप देव फार्मेसी डालें और देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लें। और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का बहुत अच्छा बैच उसमें बनाया गया है। आपका पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है और मल्टीपल भी प्रोवाइड की जा रही है। आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा है, जो आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है, इसमें लिखा है जो टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट टिश्यू ऑर्गन्स को लिंक एंड सपोर्ट करने का वर्क करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे एपिथेलियल टिश्यू है या हमारी बॉडी के अंदर और अदर जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गन प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, उनको जो एक दूसरे से कनेक्ट करने का वर्क करते हैं उनको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके नाम से ही पता लगता है कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो कनेक्ट करने का वर्क करता है, यानी हमारी बोन और मसल्स को यानी कनेक्ट करने का वर्क करता है। तो इस प्रकार से जो वर्क करता है उसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके नाम से आप जान सकते हैं, आप याद रख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। यह हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यू को लिंक एंड सपोर्ट करने का वर्क करता है, उसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू अदर टिश्यू की मात्रा में सबसे अधिक बॉडी में प्रेजेंट होता है। दोस्तों आपकी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, जो अदर टिश्यू होते हैं वह टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है यह हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू की तुलना में इसमें जो सेल्स होती हैं उनके बीच इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वह ज़्यादा होता है। यानी हमने प्रीवियस वाले टिश्यू में बताया था जो आपका एपिथेलियल टिश्यू था उसमें जो सेल प्रेजेंट थी वह बहुत पास पास प्रेजेंट थी, और जब पास पास प्रेजेंट होंगी तो उनके बीच जो मैट्रिक्स यानी जो सब्सटेंस यानी भरा होता है वह बहुत कम होता है। लेकिन जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है इसमें जो सेल्स होती हैं उनके बीच स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एपिथेलियल की तुलना में, और जब स्पेस ज़्यादा होगा तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू की तुलना में मैट्रिक्स ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो जिसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों इतना आप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ सकते हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वह हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू और ऑर्गन को लिंक एंड सपोर्ट करने का वर्क करता है। यह हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और इनके बीच जो सेल होती हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वह उनके बीच स्पेस ज़्यादा होता है, और स्पेस जब ज़्यादा होगा तो इसके अंदर मैट्रिक्स भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो यह आपका हो गया कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन क्या क्या होते हैं? देखिए दोस्तों फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू,
पहला फंक्शन क्या है, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी ये हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बाइंड करने का वर्क करता है, और स्ट्रक्चर यानी हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसको सपोर्ट करने का वर्क भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का होता है। तो ये बॉडी में ऑर्गन्स को बाइंड करने में हेल्प करता है एंड बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। और उसके बाद बात की है यानी ट्रांसपोर्ट का, यानी हमने बताया था आपको, यानी प्रीवियस वाले टिश्यू में बताया था जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है, उसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो नर्व्स जब प्रेजेंट होंगी तो उनके अंदर यानी जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र होगा वो कौन करेगा, यानी आपका एपिथेलियल टिश्यू के नीचे ही प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स और जो भी ऑक्सीजन होती है वह प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट के रूप में भी वर्क करता है। यह टिश्यू ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। एग्जाम्पल ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी सहायता से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ईटीसी ट्रांसफ़र होते हैं। थर्ड वाला पॉइंट है इसमें एनर्जी स्टोर, ये एनर्जी स्टोर का भी वर्क करता है जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। प्रोटेक्शन, ये हमारी बॉडी की विभिन्न टिश्यू एंड ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का भी वर्क करता है, उनको सपोर्ट करने का वर्क करता है। तो दोस्तों ये आपका इंट्रो हो गया, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और उसके क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में बात कर ली है। फिर बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसको आप पढ़ भी सकते हैं इस वाले टॉपिक को। अगर आप ना पढ़ना चाहें, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, तो आप इसको ना भी पढ़ें, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों कंपोनेंट मीन्स यानी जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है वह किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो उसके बारे में दोस्तों आपको हम समझाएंगे। तो देखिए जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है इसके क्या क्या कंपोनेंट है, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में, और एक प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स बताया था। तो इसमें सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा, फिब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होंगी यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, फैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं, और उसके बाद ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, मास्ट सेल हो गए, प्लाज्मा सेल। तो इस टाइप की इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है यानी वह 2 टाइप का होता है, जिसमें आपका फाइबर आ जाएगा और उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस आ जाएगा। फाइबर में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के रूप में, और इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होगा, रेटिकुलर जो फाइबर होता है ये आपका प्रेजेंट होगा। तो फाइबर 3 टाइप का प्रेजेंट होगा, और ग्राउंड सब्सटेंस में जैसे आपका ग्लाइकोप्रोटीन हो गया और वाटर हो गया, ये आपका यानी ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों ये आपका कंपोनेंट्स हो गए, यानी क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो इसका हमने छोटा सा एक चार्ट यही बनाया है, और नीचे की तरफ इसका हमने खुद से स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे ऊपर की तरफ मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं वह थोड़ी सी बड़ी प्रेजेंट होती हैं, और इलास्टिन फाइबर और जो आपके जो रेटिकुलर जो फाइबर हो गया, और उसके बाद जो कोलेजन फाइबर हो गया। तो दोस्तों जो कोलेजन फाइबर है आप देख सकते हैं ये बंडल के रूप में प्रेजेंट होता है। देखिए कोलेजन फाइबर लिखा हुआ है यहाँ पर, बंडल के रूप में ये प्रेजेंट है, ये आपका हो गया कोलेजन फाइबर। और उसके बाद जो आपका इलास्टिन फाइबर होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है और इसमें ब्रांच प्रेजेंट होती हैं, ये आपका हो गया इलास्टिन फाइबर। और उसी प्रकार से जो रेटिकुलर फाइबर होता है ये बहुत बारीक यानी पतला सा होता है, और इसमें भी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपके तीनों टाइप हो गए, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। फिर उसके अंदर जो ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं ये मैक्रोफेजेस से थोड़ी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको ल्यूकोसाइट्स कहा गया। और ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में क्या प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर जो डॉटेड बना हुआ है, डॉट ये आपका ग्राउंड सब्सटेंस है। और उसके बाद फिब्रोब्लास्ट आपकी इस टाइप में होती हैं, देखिए स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये आपका एक हमने कंपोनेंट के रूप में स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपका यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या टाइप होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आपका ये वाला मेन टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू, जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपके जितने भी टिश्यू हैं आपके बहुत सरल हैं, आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से इनको लिख भी सकते हैं।
फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वह आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या टाइप होते हैं? एक तो हो गया एरियोलर टिश्यू, दूसरा हो गया एडिपोस टिश्यू, तीसरा हो गया रेटिकुलर टिश्यू। तो ये आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और उसके बाद जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, यानी डेंस रेगुलर, यानी इसमें आपके 2 पार्ट्स हो गए टेंडन और लिगामेंट, और डेंस इरेगुलर में डर्मिस आ जाता है। और पार्ट नंबर 3 है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका कार्टिलेज आ जाएगा, बोन आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा और जो लिम्फ होता है वह आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों आप तीनों टाइप को हम बताएंगे आपको, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। इन तीनों टिश्यू के बारे में हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसमें सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं और फाइबर कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। यानी सेल ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, फाइबर कम प्रेजेंट होगा, तो लूज रहेगी सेल, यानी जो आपका टिश्यू होगा वह आपका लूज रहेगा। इसलिए कहा गया इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसमें सेल ज़्यादा प्रेजेंट होती है, फाइबर कम प्रेजेंट होता है, और इसमें सेल एंड फाइबर ग्राउंड मैट्रिक्स में लूजली अरेंज होते हैं। जो ग्राउंड मैट्रिक्स है, यानी ग्राउंड मैट्रिक्स में, यानी हमने बताया था आपको जो डॉटेड डॉटेड प्रेजेंट होता है वह आपका ग्राउंड मैट्रिक्स होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो दोस्तों ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर सेल ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, फाइबर कम प्रेजेंट होगा, तो तभी जो आपका टिश्यू होगा वह लूज रहेगा, लूज। तो इसको कहा गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपके कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। एक तो होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसमें फिब्रोब्लास्ट सेल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं और इसमें मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। यानी हमने अभी प्रीवियस में कंपोनेंट बताया, उसमें हमने फिब्रोब्लास्ट के बारे में बताया, यानी फिब्रोब्लास्ट सेल कौन सी होती हैं, और उसके बाद जो आपके मास्ट सेल होती हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, वह आपकी सेल्स होती हैं, सब उनको हमने बताया है। और उसके बाद इसमें इलास्टिन और कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए दोस्तों जो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बना है इसमें मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है और अदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और जो आपके कोलेजन फाइबर जो बंडल के रूप में प्रेजेंट थे, इलास्टिन फाइबर जो आपके ब्रांच के रूप में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से ये आपका एरियोलर, जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा? फिब्रोब्लास्ट सेल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, मास्ट सेल भी प्रेजेंट होती हैं, मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो भाई आपका क्या होता है? एरियोलर टिश्यू। और इसके फंक्शन क्या हो गए? ये अदर टिश्यू को सपोर्ट एंड कनेक्ट करने का वर्क करता है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, तो इसलिए दोस्तों ये सपोर्ट एंड कनेक्ट करने का वर्क करेगा और मसल को सपोर्ट करने में, यानी जो हमारी मसल्स होती हैं उनको सपोर्ट करने का वर्क करेगा। ये आपका हो जाएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर बात करते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपके बहुत ही इजी टिश्यू हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और हमने पीडीएफ में भी इनको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, और यही पीडीएफ आपकी यानी ग्रुप पर हम डालते हैं जो आपकी वीडियो में बनाते हैं। तो इसमें एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा जो फैट सेल होती हैं वह प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि एडिपोस टिश्यू इसमें सबसे ज़्यादा फैट सेल प्रेजेंट होंगी, उसी को कहा जाएगा एडिपोस टिश्यू। तो दोस्तों इसमें फैट सेल जो हैं, जो इसमें बड़ी बड़ी जो सेल्स बनी हुई हैं, ये आपकी फैट सेल्स हैं, और उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ यानी आपके फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका होता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। और रेटिकुलर टिश्यू क्या होता है? इसमें रेटिकुलर सेल प्रेजेंट होती हैं, यानी जो इसमें छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट हैं ये आपकी रेटिकुलर सेल हो गई, और इसमें रेटिकुलिन फाइबर भी प्रेजेंट होता है। देखिए इसमें जो इस यानी लाइनिंग बनी हुई है ये आपका रेटिकुलर फाइबर है। ये लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं। जो आपका लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, जहाँ से लिम्फ बनता है, तो दोस्तों वहाँ पर ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लीवर को सपोर्ट करने के लिए। स्प्लीन में और जो लिम्फ नोड होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं।
ये लिम्फ नोड में माइक्रोब को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। यानी लिम्फ नोड जो होता है वहाँ से लिम्फ का निर्माण होता है। तो दोस्तों वहाँ पर जो फिल्टर करने का वर्क करते हैं, माइक्रोब्स को जो फिल्टर करने का वर्क करते हैं, ये आपके रेटिकुलर टिश्यू होते हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के हमने 2 पार्ट बताए थे, एक आपका डेंस रेगुलर बताया था और एक बताया था आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों इसमें सेल्स और फाइबर डेंसली पैक्ड होते हैं, यानी फाइबर अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा और उसके बाद जो सेल्स होती हैं वह कम मात्रा में प्रेजेंट होगी। और जब फाइबर अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा तो जो टिश्यू होगा वह लूज नहीं होगा, वह टाइट होगा टिश्यू। तो दोस्तों इसमें जो फाइबर होते हैं वह ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और सेल कम प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको कहा जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो आपके थे वह 2 टाइप के थे, एक था डेंस रेगुलर और एक था डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर का मीन्स क्या हो गया, इसमें जो भी सेल प्रेजेंट होगी, जो भी फाइबर प्रेजेंट होगा वह एक रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होगा। यानी ऐसा नहीं है कि इधर उधर प्रेजेंट हो, डायरेक्ट पैटर्न में प्रेजेंट होगा, तो उसको कहा जाएगा डेंस रेगुलर। यानी इसमें आपके 2 टाइप थे, एक था लिगामेंट, एक था टेंडन। तो लिगामेंट क्या होते हैं, यह बोन को बोन से जोड़ने का वर्क करते हैं, उनको लिगामेंट कहा जाता है। यानी हमारी जो बोन जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो दोस्तों वह लिगामेंट के कारण जुड़ी हैं, लिगामेंट उनको जोड़ने में हेल्प करता है। यह आपका लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। और जो टेंडन होती हैं, टेंडन का क्या वर्क होता है, टेंडन्स यानी यह मसल को बोन से कनेक्ट करने, जो हमारी मसल है उनको बोन से कनेक्ट करने का वर्क आपका होता है टेंडन का। और इसका एक फिगर बना हुआ है डेंस रेगुलर का। देखिए इसमें जो आपके कोलिजन फाइबर यानी बंडल के रूप में है, ये आपके बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में है। जो भी सेल है वह रेगुलर पैटर्न में है, यानी जो स्ट्रक्चर में हमने बनाया है। तो यह आपका हो गया डेंस रेगुलर। और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, यानी इसमें फिब्रोब्लास्ट सेल एंड कोलिजन फाइबर इरेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। फिब्रोब्लास्ट सेल के बारे में बताया, कोलेजन फाइबर जो बंडल के रूप में प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में भी बताया। तो दोस्तों अभी ऊपर स्ट्रक्चर जो बना था, जो आपका डेंस रेगुलर का बना हुआ है, तो दोस्तों उसमें जो आपका रेगुलर पैटर्न में बिल्कुल सब कुछ लाइन से यानी प्रेजेंट हैं। जो आपके फाइबर हैं, कोलेजन फाइबर हैं, जो आपकी सेल्स हैं, वे सब आपके पैटर्न में हैं। लेकिन जो डेंस इरेगुलर है इसमें जो है आपका इरेगुलर पैटर्न में इधर उधर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल रेगुलर नहीं होते हैं। तो इसको कहा जाता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और नीचे की तरफ पॉइंट लिखा है, यह स्किन यानी डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी स्किन होती है जिसको डर्मिस कहा जाता है, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं आपके डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों ये आपका हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात। फिर आपका एक थर्ड वाला टाइप था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और जो आपका कनेक्टिव टिश्यू वाला टॉपिक है यानी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके 2 टिश्यू कंप्लीट हो जाएंगे, एक आपका एपिथेलियल टिश्यू और एक आपका हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, कार्टिलेज। यह दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से थोड़ा स्ट्रांग होता है। इसमें इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। इसमें कौन कौन सा फाइबर प्रेजेंट होता है, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होगा और कोलेजन फाइबर। फिर बोन क्या होता है, ओस्टियोसाइड को बोन सेल कहा जाता है। यानी जो हमारा ओस्टियोसाइड होता है उनको बोन सेल कहा जाता है। इसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैल्शियम एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। यानी जो हमारी बोन होती हैं उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है और इसके अंदर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। फिर इनके मिलने से जो है बोन का निर्माण होता है। और ब्लड के बारे में क्या लिखा है, यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यानी क्योंकि ये फ्लूइड फॉर्म में होता है तो दोस्तों ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यह ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन CO2 के ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। यह आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। और बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। और जो लिम्फ है, लिम्फ भी आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वह लिम्फ नोड में ही फिल्टर हो जाता है। दोस्तों लिम्फ नोड से लिम्फ का निर्माण होता है
और अभी हमने आपको बताया था जो आपका लिम्फ नोड होता है वहाँ पर जो भी आपका यानी फिल्टर होने का वर्क करता है, जो आपके रेटिकुलर टिश्यू होते हैं वे माइक्रोब को फिल्टर कर देते हैं यानी लिम्फ नोड के ही अंदर। तो वही बात इसमें लिखी है, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वह लिम्फ नोड में फिल्टर होता है और जो भी वेस्ट हो गया तो वह आपका लिम्फ नोड के अंदर फिल्टर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका इतना कंटेंट काफ़ी है। अगर एग्जाम में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछा जाता है तो आपको इतना लिखने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, क्योंकि आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर आप डिफाइन करेंगे तो एक पेज आपका ये हो जाएगा। फिर आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, फिर आपका जो अदर टिश्यू हो गए यानी जो आपके एडिपोज टिश्यू हो गया, रेटिकुलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो 3 टाइप तो आपके 3 पेज के हो गए और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप डिफाइन कर देंगे तो 4 पेज का आपका आंसर हो जाएगा और लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपके नंबर भी अच्छे मिलेंगे। और आप मेरी तरह अगर आप फिगर बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों जो आपका टॉपिक था कनेक्टिव टिश्यू वाला, तो कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और दोस्तों उसके अंदर आपको क्या क्या मतलब आपको कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके बारे में हमने बात कर ली है। और दोस्तों इस प्रकार से अगर आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो 100% आपको नंबर अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो अभी प्रीवियस बैच में स्टूडेंट ने लिखा था उनको बहुत अच्छा नंबर मिला था और अच्छे से वो लोग पास भी हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन आता है एपिथेलियल टिश्यू वाला तो उसको भी आप अच्छे से डिफाइन करेंगे। अगर आपका टॉपिक आता है कनेक्टिव टिश्यू वाला तो उसको भी आप अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिर दोस्तों आपके टिश्यू के टाइप में एक टिश्यू आता है मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू में आप क्या लिखेंगे और मसल टिश्यू के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को बीच बीच में आप लोग ध्यान से लाइक करते रहा करो और दोस्तों को भी शेयर कर देना, जो आपके दोस्त लोग हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, जिससे वो लोग अपनी हिंदी इंग्लिश मिक्स की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। और दोस्तों इसमें जो भी स्ट्रक्चर होंगे उनको दिखाएंगे और उसके बाद जो भी आपका टॉपिक होगा उसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे भी। तो इसमें बात करते हैं मसल टिश्यू की, कि मसल टिश्यू क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यानी वह टिश्यू जो हमारी बॉडी के पार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, यानी हमारी बॉडी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी हम जो हाथ पैर को हिलाते हैं और चलाते हैं और बॉडी का मूवमेंट करते हैं या बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी जो मसल टिश्यू होते हैं ये बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो इनको कहा जाता है मसल टिश्यू। और ये हमारी बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, यानी मूवमेंट अभी हमने बताया कि बॉडी को जो हम हिलाते हैं या अपना कोई वर्क करते हैं तो बॉडी के मूवमेंट में भी आपके जो मसल टिश्यू होते हैं वह हेल्प करते हैं और इनको मसल टिश्यू कहा जाता है, यानी लास्ट में लिखा है इनको मसल टिश्यू कहा जाता है। फिर नीचे की तरफ पॉइंट लिखा हुआ है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बॉडी की सप्लाई, यानी जो आपका यानी यहाँ पर ब्लड लिखा हुआ है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है, यानी जो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी हमारी बॉडी का मूवमेंट होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उनके लिए ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है और उनके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये पॉइंट हमने लिखा है आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि दोस्तों यानी इसमें आपको नॉलेज ये दी गई है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होगी। तो मसल टिश्यू आपको समझ में आया होगा कि मसल टिश्यू क्या होता है। तो इसको हमने समझाया कि वह टिश्यू जो हमारी बॉडी के पार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उनको मसल टिश्यू कहा जाता है। और उसके बाद मसल टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं तो इनके बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ मसल टिश्यू, यानी जो मसल टिश्यू होते हैं वे 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्केलेटल मसल और उसके बाद दूसरा वाला होता है स्मूथ मसल, तीसरा होता है आपका कार्डियक मसल। तो इन 3 टिश्यू के बारे में आप पढ़ेंगे और अच्छे से इनको कंप्लीट करेंगे और इनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो आपका मसल टिश्यू वाला टॉपिक है वह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्केलेटल मसल की बात करते हैं। स्केलेटल मसल क्या होते हैं, यानी देखिए ये बोन में प्रेजेंट होते हैं। जो आपके स्केलेटल मसल होते हैं
ये बोन में प्रेजेंट होते हैं, यानी बोन जिसको कहा जाता है स्केलेटन, यानी बोन को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये जो स्केलेटल मसल होते हैं, जो आपके स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं, ये बोन को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपका स्केलेटल मसल होता है उसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर अपने आप बनाया है, इसको आप भी बना सकते हैं। और अच्छे से जब आप आंसर देंगे एग्ज़ाम में तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों इसमें जो आपका देखिए, इसमें जो मसल्स बनाई हैं हमने 3 टाइप की मसल्स बनाई हैं, और उसके बाद इसमें जो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस पहली वाली मसल में प्रेजेंट है, सेकंड वाली मसल में प्रेजेंट है, और थर्ड वाली मसल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसमें एक न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो आपके स्केलेटल मसल होते हैं। और नीचे की तरफ पॉइंट है, ये वॉलंटरी मसल होते हैं, इनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी मसल होते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो हाथ होता है उसको हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हाथ को नीचे करना है तो नीचे कर सकते हैं, अगर ऊपर करना है तो ऊपर कर सकते हैं, उठाना है तो उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसीलिए इसमें लिखा है ये वॉलंटरी मसल होते हैं, इनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, इनके कुछ और पॉइंट्स लिखे गए हैं, यानी इनकी कुछ क्वालिटीज़ को हमने लिखा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, जो आपने स्ट्रक्चर देखा भाई आपका सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसके बाद इसमें बहुत से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। हमने अभी बताया था इसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, इसमें बहुत न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और यह 15 सेंटीमीटर से लॉन्ग भी हो सकते हैं। आपके जो मसल, जो आपके स्केलेटल मसल जो होते हैं, यानी जो स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं, ये आपके 15 सेंटीमीटर से लॉन्ग भी हो सकते हैं, और इसमें कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती हैं। जो आपने स्ट्रक्चर देखा, देखिए उसमें कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं थी, तो इसीलिए इसमें लिखा है इसमें कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती है। तो दोस्तों इतना आप स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ सकते हैं, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको अच्छे अच्छे पॉइंट भी समझ में आए होंगे। और उसके बाद बात करते हैं स्मूथ मसल की, कि स्मूथ मसल क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, इनका स्ट्रक्चर बताएंगे, इनकी लोकेशन बताएंगे, और इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही स्मूथ मसल होते हैं, यानी जो आपके स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं ये बहुत ही स्मूथ होते हैं, इसलिए इनका नाम है स्मूथ मसल। तो इसलिए इनको स्मूथ मसल कहा जाता है, और ये स्पिंडल शेप में होते हैं। देखिए दोस्तों जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो आपकी जो स्मूथ मसल्स बने हुए हैं, जिस टाइप में बने हुए हैं इसको स्पिंडल शेप कहा जाता है, तो इसीलिए इनको लिखा है हमने, ये स्पिंडल शेप में होते हैं। तो दोस्तों अगर आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है कि जो आपका स्मूथ मसल होता है उसका शेप किस प्रकार का होता है, तो आप उसको बताएंगे कि स्पिंडल शेप में होते हैं आपके स्मूथ मसल। इस प्रकार की मसल में ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती हैं। जो आपके इस प्रकार यानी स्मूथ मसल होते हैं इसमें भी कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती है, और ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है ये एक सीट की तरह दिखाई देता है। जो आपका यानी स्मूथ मसल के स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक सीट की तरह अरेंज होता है, और उसके बाद यानी इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर में हमने बताया था इसमें कई यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो आपका स्मूथ मसल के स्ट्रक्चर होते हैं इसमें ओनली एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करने का वर्क करता है। यानी ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में वर्क करते हैं जो आपके स्मूथ मसल होते हैं, और इस प्रकार की मसल में ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये वॉलंटरी मसल होती हैं, ये खुद के कंट्रोल में नहीं होती हैं दोस्तों, यानी इनको हम अपने आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये इनवॉलंटरी मसल होती हैं। तो इनकी जब हम लोकेशन बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ इनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इनका आप स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए, और उसके बाद बात करते हैं लोकेशन की। यानी ये इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारी बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, और जब हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे तो इनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ब्लड वेसल की जो मसल होती हैं वह स्मूथ मसल की बनी होती हैं,
जिनके अंदर ब्लड यानी बहता है, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वह हमारी किसकी बनी होती हैं, स्मूथ मसल टिश्यू की बनी होती हैं। जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है वह आपका स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। यूरिनरी जो ब्लैडर होता है और जो यूट्रस होता है ये स्मूथ मसल का बना होता है। तो बॉडी के हमारे इंटरनल ऑर्गन जो हैं वह आपके स्मूथ मसल के होते हैं, कुछ हमने बताए हैं। तो दोस्तों इनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल कहा गया। तो ये आपका स्मूथ मसल हो गया। फिर बात करते हैं एक आपका लास्ट वाला टाइप है जो आपका है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के बारे में बात करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको बताएंगे और उसके बाद जो आपका यानी ये वाला जो टिश्यू है, जो आपका मसल टिश्यू है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आपने अगर प्रीवियस वाले टिश्यू नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट हमने बनाई है प्रॉपर, उसको आप अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आपके अदर सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट हमने अच्छे से बनाई है, उनको भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। तो बात करते हैं कार्डियक मसल के बारे में। यानी कार्डियक नाम से ही पता लग रहा है, यानी जो टिश्यू हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट से रिलेटेड होते हैं, उनको कार्डियक मसल टिश्यू कहा जाता है। तो इसमें हमने क्या लिखा है, जो मसल टिश्यू यानी जो मसल जो होती हैं हार्ट का पार्ट होता है मायोकार्डियम। यानी जो आपका हार्ट की 3 टाइप की लेयर होती हैं, एक होता है इंडोकार्डियम यानी हार्ट के अंदर वाली लेयर, और उसके बाद बाहरी लेयर जो होती है पेरिकार्डियम होती है, और जो बीच वाली लेयर होती है उसको कहा जाता है मायोकार्डियम। तो दोस्तों जो आपके मसल यानी कार्डियक मसल होते हैं ये हार्ट के मायोकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं, उनको कार्डियक मसल कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें ब्रांच प्रेजेंट होती हैं। देखिए इसमें पहला वाला जो बना हुआ है, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर उसी से ऐड है, फिर उसके बाद तीसरा भी स्ट्रक्चर इसी से ऐड है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है कार्डियक मसल का। दोस्तों आप अपनी कॉपी पर बना सकें इसलिए हमने इसको बहुत ही अच्छे से बनाया है। और उसके बाद ये मसल भी स्मूथ मसल की तरह इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी यह भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। यानी हार्ट के अंदर जो मसल प्रेजेंट होंगी वह हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको हम रोक थोड़ी ना लेंगे, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्सेशन करता है। तो दोस्तों ये इनवॉलेंट्री होती हैं मसल्स। ये मसल्स में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी जो आपका यानी जिस प्रकार से जहाँ से ब्रांचिंग की गई है उसके ऊपर वाला पार्ट जो है, इतना ऊपर सा पार्ट है वह आपका एक मसल है, कार्डियक मसल है। उसके बाद उसके नीचे दूसरा कार्डियक मसल है। इसी प्रकार से दूसरे वाले स्ट्रक्चर में ऊपर वाला जहाँ से ब्रांचिंग पहुँची है, ऊपर वाला जो है वह आपका एक कार्डियक मसल है और नीचे वाला आपका सेकंड वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दोनों ऐड होते हैं और इनके अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें ब्रांच भी प्रेजेंट होती हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि इसमें ब्रांच प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद ये मसल जब एक दूसरे से कार्डियक मसल से जुड़ती हैं, यानी एक जो आपकी कार्डियक मसल हो गई वह दूसरी कार्डियक मसल से जुड़ती है, तो उनके बीच एक जॉइंट लगता है जिसको इंटरकोलेटेड डिस्क कहा जाता है। दोस्तों यानी जो आपका ऊपर वाला कार्डियक मसल है नीचे वाले से जब जुड़ता है तो उसके बीच एक जॉइंट तो लगेगा ही, तो जिसको कहा जाएगा इंटरकोलेटेड यानी जो डिस्क, यानी इस नाम से इसको कहा जाता है। मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए हमने इनको डिफाइन किया है, क्योंकि आप लोगों का एग्जिट एग्जाम भी होगा और हम मल्टीपल चॉइस की भी प्रिपरेशन डी फॉर्म फर्स्ट ईयर डी फॉर्म सेकेंड ईयर की प्रॉपर कराएंगे। और जितना मेरा कंटेंट है इसमें से आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। फिर लास्ट वाला पॉइंट है इंटरकलेटेड, जो आपका डिस्क होता है यानी जो जॉइंट होता है मैसेज को जल्दी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। यानी जब इनके बीच एक जॉइंट लग जाएगा तो पहले अगर कार्डियक मसल में कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वह दूसरे कार्डियक मसल में पहुंचने में बहुत आसानी से पहुंच जाएगी और पूरे जो कार्डियक मसल होते हैं वहां पर इन्फॉर्मेशन
पहुंच जाएगी, इसलिए ये जॉइंट लगा होता है। तो दोस्तों इतना आप कार्डियक मसल के बारे में पढ़ सकते हैं। कार्डियक मसल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और जो आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा यानी मसल टिश्यू क्या होता है उसको बताया, उसके जो टाइप होते हैं उनको हमने डिफाइन किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो दोस्तों अब आपका टिश्यू है नर्वस टिश्यू, जिसको न्यूरल टिश्यू कहा जाता है। ये भी दोस्तों आपका एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू है, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें केवल आपके 4 टिश्यू के बारे में आपको बताना होगा। जैसे हमने आपको बताया एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, उसके पार्ट को समझाया, उनके स्ट्रक्चर को समझाया। फिर दोस्तों हमने बताया कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट बताए और जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके स्ट्रक्चर को बताया। फिर मसल टिश्यू के बारे में हमने बात की। तो उन टिश्यू के बारे में आप बात कर चुके हो, तो आपका एक लास्ट टिश्यू बचा हुआ है नर्वस टिश्यू, जिसको दोस्तों न्यूरल टिश्यू कहा जाएगा। तो दोस्तों इस टिश्यू के बारे में बात करनी होगी, और इसके अंदर दोस्तों एक टॉपिक है न्यूरॉन। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरॉन, अलग से आपका शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, इसीलिए इस टिश्यू के अंदर हमने न्यूरॉन को अलग से पूरा डिफाइन किया हुआ है। उसके जो भी पार्ट होते हैं, उसकी जो भी थ्योरी होगी, उसको हमने बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो इस टिश्यू को तो पढ़ना ही है, साथ में इसके न्यूरॉन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब आपका टिश्यू हम स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। तो बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, यानी जो टिश्यू हमारी नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको नर्वस टिश्यू कहा जाता है। तो सिंपल सा है दोस्तों, आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि नर्वस टिश्यू क्या है। आपको नर्वस नहीं होना है, लेकिन नर्वस टिश्यू है आपका। तो यानी नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है नर्व्स के अंदर। और उसके बाद 2 टाइप ऑफ सेल आर फाउंड इन नर्वस टिश्यू। जो आपका नर्वस टिश्यू होता है उसके अंदर 2 टाइप की नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसको हम डिफाइन भी करेंगे। आगे आप देखेंगे इन टाइप्स को हम डिफाइन करेंगे, और अच्छे से आपके लिए हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो स्ट्रक्चर से आपको हम समझाएंगे भी। तो सबसे पहला जो इसमें सेल प्रेजेंट होता है वह आपका होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को कहते हैं नर्व सेल, यानी न्यूरॉन एक सेल है जिसे मिलकर नर्वस सिस्टम बना होता है। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वह न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, और जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये जो नर्वस टिश्यू होता है इसका मेन स्ट्रक्चर यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, यानी इसको वर्क करने के लिए ये जो है प्रोवाइड करता है। जो भी आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जो भी फंक्शन करना है, वह नर्वस टिश्यू के द्वारा परफॉर्म होते हैं। यानी जो आपका न्यूरॉन्स होता है उसके द्वारा नर्वस टिश्यू के जितने भी फंक्शन है आपके परफॉर्म होते हैं। और ये आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ये आपके एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। यानी एक्साइटेबल सेल कैसे होते हैं, यानी अगर इनको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये तुरंत जो है एक्साइट हो जाते हैं, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक्साइट हो जाते हैं। तो दोस्तों जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं इसका हमने शॉर्ट में एक लिख दिया है, थोड़ा सा आप अगर यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे तो आपको आगे आसानी होगी। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये आपके नर्वस टिश्यू के फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। ये एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का वर्क करते हैं। ये आपके होते हैं न्यूरॉन्स। और उसके बाद न्यूरोगिलिया, जिसको गिलियल सेल्स कहते हैं, ये इनका क्या वर्क होता है, न्यूरो मीन्स होता है न्यूरॉन, और गिलियल मीन्स होता है आपका जो ग्लू होता है। यानी न्यूरॉन्स को जोड़ने का जो सेल्स वर्क करती हैं उनको कहते हैं न्यूरोगिलिया, और इनको गिलियल सेल्स भी कहा जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, ये नर्वस सिस्टम के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसके जो कनेक्टिव टिश्यू, यानी नर्वस सिस्टम के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको न्यूरोगिलिया कहा जाता है। ये न्यूरॉन को सपोर्ट करने का वर्क करते हैं, उनको ऐड करने का वर्क करते हैं, जिनको कहा जाता है न्यूरोगिलिया। और उसके बाद ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, यानी ये न्यूरॉन्स की तरह एक्साइट नहीं होती हैं, ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, और ये प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने का वर्क करती हैं। यानी प्रोटेक्ट करने का मीन्स यानी नर्वस टिश्यू को प्रोटेक्ट करती हैं, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इस प्रकार से आपकी जो न्यूरोगिलिया है इसके बारे में थोड़ा सा हमने लिखा है।
फिर बात करते हैं नर्वस टिश्यू सीएनएस एंड पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। एक हमने नीचे की तरफ लाइन लिख दी है आपकी नॉलेज के लिए। जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये आपके सीएनएस एंड पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको क्या बताया कि नर्वस टिश्यू आपके क्या होते हैं, यानी जो टिश्यू नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको नर्वस टिश्यू कहा जाता है। और जो नर्वस टिश्यू होते हैं उनके अंदर 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। एक होता है न्यूरॉन्स जिसको नर्व सेल भी कहा जाता है, और सेकंड वाला आपका है न्यूरोगिलिया जिसको गिलियल सेल भी कहा जाता है। और उसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी नर्वस टिश्यू के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके बारे में बात करना है और दोस्तों आपको अच्छे से समझाना है। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का वर्क करते हैं। यानी जो आपके नर्वस टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का वर्क करते हैं कि किस प्रकार से बॉडी को वर्क करना है, तो ये इस प्रकार का वर्क करते हैं। और पॉइंट नंबर सेकंड है बॉडी में बहुत सी प्रोसेस को स्टिमुलेट करना, यानी बॉडी के अंदर बहुत सी प्रोसेस होती हैं उनको स्टिमुलेट करने का वर्क भी आपके नर्वस टिश्यू का होता है बॉडी के अंदर। और बॉडी स्ट्रक्चर के बीच कम्युनिकेशन बनाना, यानी जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो जॉइंट्स लगे हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत से जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो उनको बनाना, कम्युनिकेशन को बनाना। और मेमोरी एंड इमोशन को कंट्रोल करने का वर्क भी करते हैं। जो हमारी मेमोरी होती है उसको कंट्रोल करने का ये वर्क करते हैं, और जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का ये वर्क करते हैं, जो आपके नर्वस टिश्यू होते हैं। फिर सेंसेशन का भी वर्क करते हैं, यानी इसमें सेंसरी नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, यानी सेंसरी फंक्शन भी प्रेजेंट होता है। ये सेंसरी फंक्शन भी अपना शो करते हैं जो नर्वस टिश्यू होते हैं। तो दोस्तों ये हो गए आपके, यानी जो आपका नर्वस टिश्यू है उसके फंक्शन के बारे में बात हो गई। फिर बात करते हैं आपका जो फर्स्ट सेल था न्यूरॉन जिसको नर्व सेल कहा गया, तो इसके बारे में बात करेंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से आपको डिफाइन करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर हमने लगाया है और जो हमने खुद से बनाया है कॉपी पर, इसको हम पीडीएफ में भी प्रोवाइड करते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ देते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है देखिए दोस्तों, आपका यानी जो आपका न्यूरॉन्स होता है ये 2 टाइप में डिवाइड होता है। पहला ऊपर वाला जो पार्ट है वह आपका होता है, उसको कहा जाता है सेल बॉडी। और जो आपका नीचे का पार्ट यहाँ जहाँ से पतला यानी स्टार्ट होता है, यानी जहाँ से पतली लाइन स्टार्ट होती है नीचे की तरफ से, देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर टिक भी लगाया है। तो दोस्तों यहाँ से इसको कहा जाता है एक्सॉन। तो आपका जो न्यूरॉन होता है ये 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक होता है सेल बॉडी और एक होता है एक्सॉन। फिर उसके बाद जो सेल बॉडी होती है यानी ये इरेगुलर शेप में होती है, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, यानी जो ऊपर गोल गोल बना हुआ है, तो दोस्तों इसको जो है इसका इरेगुलर शेप होता है। और जो सेल बॉडी होती है इसी के बाहर से देखिए यहाँ पर ब्रांचिंग निकली हुई है जिसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स का क्या वर्क होता है दोस्तों, जो डेंड्राइट्स इसमें लगी होती हैं इनका वर्क होता है इंफॉर्मेशन को अंदर लाना, सेल बॉडी के अंदर लाना। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सेल बॉडी के अंदर लाना, क्योंकि इस पे जो होता है सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर, जो आपके डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये सेंसेशन का भी वर्क करते हैं जो डेंड्राइट्स होते हैं। फिर अब बात करते हैं सेल बॉडी के अंदर का। देखिए दोस्तों जहाँ पर ये डॉटेड प्रेजेंट हैं, हमने डॉटेड दिखाया है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूरोप्लाज्म। देखिए दोस्तों सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार से दोस्तों सेल बॉडी के अंदर यानी इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और न्यूरोप्लाज्म के अंदर बहुत से फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोस्तों आप बस इतना याद रखेंगे कि जो सेल बॉडी बना हुआ है इसके अंदर न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही। और उसके बाद देखिए नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको एक टेपर्ड एरिया, यानी टेपर्ड एरिया क्या होता है दोस्तों, यानी ऊपर से मोटा और नीचे से पतला होता जाता है, उसको कहा जाता है टेपर्ड एरिया। तो यहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हुआ है नीचे की तरफ, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ डेंड्राइट से आती है, फिर वो सेल बॉडी के अंदर आती है, फिर एक्सॉन के माध्यम से दोस्तों हमारी बॉडी के यानी अदर पार्ट्स तक पहुँचती है। तो एक्सॉन यानी एक्सॉन हिलॉक, यानी जहाँ से एक्सॉन जो है स्टार्ट होता है उसको एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है।
और उसके बाद देखिए पतला पतला यहाँ से लाइन गया है और जो आपकी पतली लाइन गई है इसके अंदर यानी एक फ्लूइड भरा होता है जिसको कहा जाता है एक्सोप्लाज्म। यानी जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है एक्सॉन के अंदर, इसको एक्सोप्लाज्म कहा जाता है, प्लाज्म कहा जाता है। और उसके बाद जो आपका एक्सॉन वाली पतली पतली लाइन है इस पे एक माइलिन शीट की कवरिंग है। तो माइलिन शीट की कवरिंग क्यों है? देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आपने घरों में देखा होगा जो आपके लाइट वाले तार होते हैं उन पर प्लास्टिक का वो राउंड शेप का पूरा यानी उसकी कवरिंग होती है। और वो कवरिंग क्यों होती है? कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कोई करंट ना आए, बाहर कोई भी करंट ना पहुंच पाए। तो इसी प्रकार से इसमें माइलिन शीट होती है। और माइलिन शीट क्यों होती है? माइलिन शीट इसलिए होती है कि ऊपर से अगर सेल बॉडी से कोई इंफॉर्मेशन आती है, एक्सॉन से जाती है, तो वह इंफॉर्मेशन बाहर ना जा पाए, सीधे अपने टारगेट एरिया पर जाए। तो इसीलिए इसमें माइलिन शीट होती है। और उसके बाद नीचे की तरफ जब एक्सॉन आ जाता है फिर वो दोस्तों यानी उसमें ब्रांच फिर से ब्रांच में बट जाता है। तो जहाँ से वह ब्रांच में बढ़ता है उसको कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। और उसके बाद नीचे की तरफ जो ब्रांचिंग हुई है जहाँ जहाँ पे, उसमें नीचे की सबसे लास्ट वाला जो एरिया होता है उसको कहा जाता है साइनेप्टिक नॉब्स। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका नर्व्स होता है यानी जो आपका न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसको अगर आप अच्छे से देखे होंगे और एक बार वीडियो और चलाकर देख लेंगे तो दोस्तों आपके इसके फंक्शन तो याद हो जाएंगे। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि डेंड्राइट्स आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, फिर जो इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक्सॉन हिलॉक जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है। और इसमें जो आपका न्यूरॉन होता है ये 2 टाइप का होता है, एक सेल बॉडी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक्सॉन होता है। और इसमें अदर पार्ट्स को भी हमने अच्छे से डिफाइन किया। तो दोस्तों आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है ये जो, क्योंकि न्यूरॉन जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो शॉर्ट में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप उसका देखिए हमने पीछे आपको डिफाइन किया था, यानी जो आपके टिश्यू होते हैं जो आपका बताया था हमने, नर्व्स टिश्यू होते हैं, न्यूरस जो आपके नर्वस टिश्यू होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं न्यूरॉन, एक होते हैं न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन के बारे में हमने थोड़ा सा उसमें चार्ट में ही डिफाइन किया था, उसको आप न्यूरॉन में पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद इसका आप स्ट्रक्चर अच्छे से बना देंगे मेरी तरह। फिर उसके बाद बात करेंगे यानी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, और उसके बाद जो इसके 2 टाइप थे सेल बॉडी और एक्सॉन उनको डिफाइन कर देंगे। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। फिर इसमें नीचे आगे पॉइंट दिया गया है, नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती हैं उनको न्यूरॉन या नर्व सेल कहा जाता है। ये पॉइंट हम आपको बता भी चुके हैं पहले भी कि नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती हैं उनको क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है या नर्व सेल कहा जाता है। फिर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों प्रॉपर्टी इनकी क्या है, ये नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं उनको जनरेट करने का वर्क करना। उसके बाद इसके अंदर कंडक्टिविटी की भी यानी क्वालिटी होती है, यानी इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने की क्वालिटी होती है। यानी कोई भी इम्पल्सेस इन्होंने जनरेट किया यानी कोई भी इंफॉर्मेशन इन्होंने जनरेट की उसको कंडक्टिविटी की भी इनके अंदर क्वालिटी होती है। कंडक्टिविटी क्या होता है, यानी उसको ट्रांसफ़र करने का भी इनके अंदर क्वालिटी होती है जो न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं, अभी हमने बताया था स्ट्रक्चर में, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है एक्सॉन। तो सेल बॉडी में हमने क्या लिखा है और एक्सॉन में क्या लिखा है। तो दोस्तों हमने जितने पॉइंट लिखाए हैं सेल बॉडी के यानी आपको समझाए थे, आप उनको सेल बॉडी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सेल बॉडी क्या है, ये शेप में इरेगुलर होती है, यानी ये इरेगुलर सेल यानी शेप की होती है। इसके सेंटर में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी में छोटी छोटी ब्रांच निकली हुई होती हैं जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, और इनका वर्क होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। फिर एक्सॉन में क्या लिखा है हमने, यह एक न्यूरॉन में एक ही प्रेजेंट होता है, यानी जो आपका एक्सॉन होता है एक न्यूरॉन में ओनली एक ही प्रेजेंट होता है। एक्सॉन का वर्क होता है कि इंफॉर्मेशन को आगे लेकर जाना, यानी आगे ले जाने का मतलब यानी जो सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन आती है उसको आगे की तरफ बढ़ाना इंफॉर्मेशन को, यह इनका वर्क होता है। और इसमें लास्ट में ब्रांच होती हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है, यानी जहाँ पर भी इसको इंफॉर्मेशन पहुँचानी होती है ये एक्सॉन का वर्क होता है कि भाई इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ पहुँचा देता है।
फिर बात करते हैं यानी इसकी सेकंड जो सेल प्रेजेंट थी जिनको कहा गया न्यूरोग्लियल सेल, यानी ये न्यूरॉन को यानी जोड़ने का वर्क करती हैं, इसलिए इनको न्यूरोग्लियल सेल कहा जाता है। और दोस्तों इसमें हमने क्या लिखा है, ये सेल न्यूरॉन को यानी सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं और ये सेल डिवाइड हो जाती हैं, यानी जो आपका एक्सॉन वाला यानी आपका सेल बॉडी और एक्सॉन जो होता है वह डिवाइड नहीं होता है, न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जो आपकी न्यूरोग्लियल सेल होती हैं ये डिवाइड हो जाती हैं। ग्लियल सेल यानी इसमें हमने स्ट्रक्चर को बनाया है और इनमें हमने बताया है कि ग्लियल सेल कौन सी होती हैं। तो देखिए जो CNS के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको भी हमने डिफाइन किया है, 2 एग्जांपल दिए हैं, और जो आपके PNS के अंदर प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में भी बताया है। तो सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, माइक्रोग्लियल सेल होती हैं, तो इनके हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं। और उसके बाद इसमें पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती हैं, देखिए श्वान सेल हो गई, स्टेलिटिक जो सेल्स होती हैं इस टाइप में होती हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो दोस्तों न्यूरोग्लियल सेल का आप एक ही फंक्शन याद रखेंगे अच्छे से कि ये सपोर्ट करने का वर्क करती हैं, न्यूरॉन को जोड़ने का वर्क करती हैं और इन सेल्स को डिवाइड किया जा सकता है। और उसके बाद इसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना देंगे और इसका आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अगर आता है नर्वस टिश्यू, तो जितना हमने लिखाया है इतना कंटेंट आपके लिए काफ़ी है, लगभग 3 से 4 पेज का हो जाएगा और अच्छे से आप डिफाइन कर पाएंगे। अगर इसके अंदर का कोई पार्ट पूछा जाता है, जैसे शॉर्ट में न्यूरॉन के बारे में पूछा जाता है, तो इतना हमने समझा दिया है कि आप लोग न्यूरॉन के बारे में 1 पेज 1.5 पेज तक लिख पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों आपका डी फॉर्म है, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं इतना आपके लिए सफिशिएंट यानी सिलेबस है। और अगर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे और ज़्यादा थ्योरी यानी आप ज़्यादा थ्योरी देखेंगे और उसके बाद ज़्यादा आप जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप बहुत प्रॉब्लम में पहुंच जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि क्या पढ़ें, हमको इम्पॉर्टेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और दोस्तों मेरा स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको नोट्स नहीं भी लेना है तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि हमको ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है या हमको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मेरी कॉल लगा सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे नोट्स ही खरीदें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।